चेतावनी का समय बीत चुका है और अब बदले का समय आ गया है। 15 जून को व्लादिमीर पुतिन ने अपने पूरे युद्ध की सबसे बड़ी गलती की। उसने यूक्रेनी शहरों पर एक बड़ा हमला किया और कीव में लगभग 1000 साल से खड़े एक गिरजाघर को नष्ट कर दिया। ये मठ मंगोल आक्रमण और 2 विश्व युद्धों से बचा, लेकिन अब पुतिन इसे नष्ट करना चाहते हैं। मगर पुतिन ने एक बात नहीं सोची थी। ज़ेलेंस्की ने महीनों चेताया था कि अगर रूस यूक्रेनी नागरिकों पर हमला करता रहा तो जवाब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, जवाब मॉस्को तक पहुंचेगा। और गिरजाघर में आग लगने के 24 घंटे से भी कम समय बाद वह चेतावनी हकीकत बन गई। रूस को समझना चाहिए कि हमने कड़ी सर्दी झेली है, उनके लिए भी ये मुश्किल होगी। यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जो क्रेमलिन से सिर्फ 10 मील दूर है, जलने लगी। रूसी अभिजात वर्ग अपनी खिड़कियों के बाहर ड्रोन की आवाज़ों से जाग गए और इस पूरे युद्ध में पहली बार लाखों आम रूसी अपने मोबाइल फोन पर खुद देख सकते थे कि यूक्रेन कितना मजबूत हो गया है और उनकी अपनी वायु रक्षा प्रणाली वास्तव में कितनी कमजोर है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पुतिन की सबसे बड़ी गलत गणना कैसे उन्हीं पर भारी पड़ी। तो शुरुआत 15 जून की रात से करते हैं, जो यूक्रेन के लिए सबसे डरावनी रातों में थी। उस रात रूस ने यूक्रेन के शहर पर 600 से अधिक ड्रोन और कई बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलें दागी। इस हमले की वजह से कम 5 आम नागरिकों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इस हमले को खास बनाने वाली बात सिर्फ मरने वालों की संख्या नहीं थी। असल बात यह थी कि रूस ने इस बार ऐसा निशाना चुना था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उस हमले के दौरान एक समय ऐसा आया जब एक रूसी ड्रोन कीव के प्रेतिस्क प्रेक्रेस्लावरा मठ तक पहुंच गया। उस मठ के अंदर एक कैथेड्रल है, एक ऐसी इमारत जो 11वीं सदी से खड़ी है, लगभग 1000 साल से, और पुतिन ने इसी इमारत को अपना निशाना चुना। ये पूरे ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म के सबसे पुराने और पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ वे पवित्र स्थल और अवशेष है जिनकी सदियों से तीर्थ यात्रा होती रही है। मैं इस बात को जितना भी जोर देकर कहूँ कम है कि ये स्थल कितना महत्वपूर्ण, कितना प्राचीन और कितना पवित्र है। और अंदाजा लगाओ, क्या हमले के बाद जब मठ में आग लगी थी तो अंदर के पुजारी वास्तव में इस संरचना में रखे क्रॉस को बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मेरे पीछे एक पुजारी क्रॉस बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये लगभग 1000 साल पुरानी इमारत रूसी मिसाइलों से क्षतिग्रस्त हुई है। मेरे पीछे पुलिस अधिकारी मिसाइलों और ड्रोन पर नजर रख रहे हैं जो शहर में आ रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ यूक्रेन में सुबह के 4 बजे हैं। हर जगह फायर फाइटर आग बुझा रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे इमारत जल रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये देख रहा हूँ और सभी बहुत तनाव में हैं। फायर फाइटर अपनी जान जोखिम में डालकर इमारत को बचा रहे हैं और पादरी कलाकृतियों व पवित्र चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 और कुछ गोलियां, बस आप जानते हैं। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। मैं यहाँ वीडियो बनाने और दिखाने आया हूँ कि ये रूस द्वारा सभ्य दुनिया पर थोपा गया युद्ध है। इसका ज़मीन या इलाके से संबंध नहीं है। यहाँ आना अब भी खतरनाक है, लेकिन मैं ख़ास वजह से आया हूँ। इसे देखिए, ये असली है। मॉस्को जब आस्था की बात करता है उसका मतलब विनाश होता है। यही पुतिन का पवित्र युद्ध है। जो नुकसान आप अभी देख रहे हैं वो उसी रूसी हमले के बाद का नतीजा है। इस पर तुरंत वैश्विक प्रतिक्रिया आई। यूक्रेन समर्थक सभी पश्चिमी नेताओं ने कुछ घंटों में इसकी निंदा की। और बताइए, क्या यह हमला इतना चौंकाने वाला था कि यहाँ तक कि कुछ रूसी समर्थक भी चुप हो गए, क्योंकि पुतिन जो करने की कोशिश कर रहे थे उसका बचाव करने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। और कई घंटे बीत जाने के बाद क्रेमलिन के ऑनलाइन समर्थकों ने आखिरकार एक बचाव ढूंढ लिया। वे कहने लगे कि अरे, ये तो बिल्कुल भी रूसी ड्रोन नहीं था, ये अमेरिकी मिसाइल थी जिसे यूक्रेन ने गलती से गिरजाघर पर दाग दिया। समस्या यह है कि जांचकर्ताओं को गिरजाघर पर हमला करने वाली चीज का मलबा मिल गया। और सोचिए, क्या मलबे में जो बरामद हुआ वह रूसी गेरान 2 ड्रोन के टुकड़े थे। गेरान 2 एक ड्रोन है जिसे रूस के अलबुहा क्षेत्र में बनाया जाता है, जो अब रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर का केंद्र बन गया है। सीरियल नंबर, पुर्जे, सब कुछ एक रूसी ड्रोन से मेल खाते हैं, न कि किसी अमेरिकी मिसाइल से। इसका मतलब है
कि रूसी बहाना असल में एक झूठ था। यहाँ मैं आपको 1950 के दशक में राष्ट्रपति ट्रूमैन का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जिसमें वे बताते हैं कि रूसियों, खासकर अधिकारियों पर भरोसा करना क्यों मुश्किल है। सुनिए। क्या आप रूसियों पर भरोसा करते हैं? नहीं। क्यों नहीं? बस क्यों नहीं? उन्होंने मेरे साथ अब तक किए हर समझौते को तोड़ा है, इसी वजह से मैं उन पर भरोसा नहीं करता। अब इस कैथेड्रल से जुड़ी अच्छी खबर हम वीडियो में आगे बताएंगे। पहले जानते हैं यूक्रेन ने कैसे प्रतिक्रिया दी। ध्यान रहे, ये 2026 है, 2022 नहीं। यूक्रेन अब वो देश नहीं है जो सिर्फ रूसी हमलों को सहता है। अब वो असल में जवाबी हमला करता है। और सोचिए, क्या वो इतना जोरदार जवाब देता है जितना रूस बचाव के लिए तैयार भी नहीं है। मॉस्को के मेयर के अनुसार ये हमला मॉस्को पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था। यह याद रखना जरूरी है कि इस साल से पहले यूक्रेन के पास मॉस्को तक पहुंचने की क्षमता नहीं थी। शायद थी, लेकिन हमले उल्लेखनीय नहीं थे। अब खुद मेयर कह रहे हैं कि यह साल के सबसे बड़े हमलों में से था। याद रखें, वह अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि कर रहे हैं कि यह मॉस्को के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। अब हमारे पास पूरी जानकारी और यूक्रेन के हमले के वीडियो हैं, जिससे पता चलता है किसे निशाना बनाया गया और कितना नुकसान हुआ। वीडियो क्लिप्स दिखाने से पहले बता दूं कि YouTube ऐसे वीडियो अक्सर फ्लैग कर देता है, भले हम सिर्फ खबरें दिखा रहे हों। अगर आप चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें एल्गोरिदम में मदद मिलती है। अब देखें यूक्रेन ने किसे निशाना बनाया। रूसी तानाशाह के लिए ये सुबह शर्मनाक रही, क्योंकि मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी यूक्रेनी ड्रोन हमले में जल रही है, जिसने सबसे सुरक्षित हवाई क्षेत्र को पार कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 महीने पहले हमने बताया था कि पुतिन ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के डर से मॉस्को की कई स्तरों पर सुरक्षा घेराबंदी कर रखी है। मुझे लगता है कि कुछ हवाई सुरक्षा प्रणालियां देश के अन्य हिस्सों में भेज दी गई हैं, क्योंकि यूक्रेन कई जगहों पर हमला कर रहा है। मुझे लगता है कि अब हवाई सुरक्षा प्रणालियां 3 महीने पहले से ज्यादा कमजोर हो गई हैं, लेकिन फिर भी कोई आसानी से यह तर्क दे सकता है कि यह पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित हवाई क्षेत्र है, या कम से कम उनमें से एक है। फिर भी यूक्रेनी ड्रोन खुलेआम घूम रहे हैं, जैसा आप देखेंगे। देखिए यह रिफाइनरी कितनी महत्वपूर्ण थी। ये हर साल करीब 1.3 करोड़ टन तेल प्रोसेस करती है, जिससे मॉस्को व आसपास के क्षेत्र की ईंधन जरूरतों का लगभग 40% पूरा होता है। इसके अलावा ये रिफाइनरी क्रेमलिन से सिर्फ 15 किलोमीटर यानी 10 मील से भी कम दूरी पर स्थित है। व्लादिमीर पुतिन कहाँ छुपे हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि वह इसे गुप्त रखते हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने पहले बताया था, ये रिफाइनरी मॉस्को के 40% पेट्रोल, 50% डीजल की आपूर्ति करती है, और कुल मिलाकर ये रूसी राजधानी और आसपास के क्षेत्र की लगभग 70% पेट्रोल की जरूरतों को पूरा करती है। मॉस्को में हर 3 में से 1 कार इस रिफाइनरी के उत्पादों से चलती है। इसके अलावा इस प्लांट का बिटुमेन मॉस्को की हर दूसरी सड़क के निर्माण मरम्मत में काम आता है। बिटुमेन वह चिपचिपा लाल गोंद जैसा होता है जो सड़कों पर दिखता है और बहुत जरूरी है। मुझे इंजीनियरिंग की ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कोई भी देख सकता है कि यह रिफाइनरी कितनी अहम है। इसी कारण यूक्रेन ने इसे निशाना बनाया और रूसियों को रिफाइनरी बंद होने का असर महसूस हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम उन सभी समस्याओं पर रूस की प्रतिक्रिया पर जाएं जिनका वे सामना कर रहे हैं, चलिए पहले हमले के कुछ क्लिप्स देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी काफी फुटेज है। सबसे पहले हमारे पास एक क्लिप है जिसमें यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के आसमान में उड़ते हुए लक्ष्य खोज रहा है। और फिर से ये धरती का सबसे सुरक्षित एयर स्पेस में से एक है, तो जरा देखिए। फिर अगले क्लिप में हमारे पास एक मॉस्को निवासी है जो अपने बिल्डिंग के ऊपर ड्रोन की आवाज सुनकर जाग जाता है, तो वह अपना फोन उठाता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। गलती से वह कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेता है जो शायद पुतिन नहीं चाहते थे कि दुनिया या रूसवासी देखे। मॉस्को में सीधा और बड़ा हमला, तो जरा देखिए।
और फिर ये क्लिप है, एक और सीधा हमला, लेकिन इस बार सीधे रिफाइनरी पर, रूस की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरियों में से एक। जरा देखिए। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने मिलता है। रूसियों ने आमतौर पर हमलों के बाद का दृश्य खासकर मॉस्को के बाहर के शहरों से रिकॉर्ड किया है। सबसे पहली बात, ये रूसियों और दुनिया को बताता है कि रूस सच में उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वो अपनी राजधानी तक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, ये युद्ध में नुकसान के आकलन की बेहतरीन खुफिया जानकारी है। मुझे यकीन है कि यूक्रेनी विशेषज्ञ जान सकते हैं कि उन्होंने क्या निशाना बनाया, कितना नुकसान हुआ और रूस को इसे सुधारने में कितना समय लगेगा। इसी कारण रूस नहीं चाहता कि लोग ऐसी फुटेज ऑनलाइन डालें। वहाँ इसके खिलाफ कानून है और ऐसा करने पर जुर्माना लगता है। जो रूसी लोग इसे प्रकाशित करते हैं, पकड़े जाने पर उन्हें अदालत में जुर्माना देना पड़ता है। तो रूस जानता है कि इससे यूक्रेन को सैन्य लाभ मिलता है और इसके बावजूद भी ये सब होता ही रहता है। जैसे ही हमला खत्म हुआ, ज़ेलेंस्की ने बताया कि यह क्यों हुआ और यूक्रेन ऐसा क्यों करता रहेगा। यह चौंकाने वाला है। इस बयान से पहले बता दूं, अभी जो क्लिप्स देखी, इन्हीं फुटेज की वजह से यूट्यूब कभी कभी हमारे वीडियो डीमोनेटाइज कर देता है, जबकि हम इन्हें खबर के तौर पर दिखाते हैं। आप जानते हैं, खबर चैनलों को ऐसा ही काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती है। तो अगर आप हमारे इस युद्ध की ईमानदार कवरेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के सदस्य बन सकते हैं या बस basicsinsider.com पर जा सकते हैं। अब से हर एक वीडियो के एक्सटेंडेड कट्स हमारे सदस्यों के लिए उपलब्ध है और इसके अलावा जब आप सदस्य बनते हैं तो आपको और भी खबरें और भी एक्सक्लूसिव वीडियो मिल सकते हैं। तो आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए ज़ेलेंस्की के बयान पर आते हैं। मॉस्को क्षेत्र में यूक्रेन की लंबी दूरी की क्षमता महसूस हुई, जहां 500 किलोमीटर दूर एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। रूस को हमारे लोगों के खिलाफ अपनी जंग खत्म करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए और यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियार ऐसे दबाव के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। ये आखिरी वाक्य सबसे अहम है क्योंकि यही वीडियो का विषय है। हमला क्यों हुआ? पुतिन की वजह से। ज़ेलेंस्की भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये हमला सिर्फ रूसी हमलों और उस युद्ध को लंबा खींचने के जवाब में है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। यूक्रेन को सलाम। अब यही मैं एक पल लेना चाहता हूं ताकि दोनों हमलों की तुलना कर सकूं, क्योंकि यह याद रखना जरूरी है कि यूक्रेन ने यह युद्ध शुरू नहीं किया था और इसके बावजूद वही लोग हैं जो ज्यादा अनुशासित हैं। ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री का बयान है जो ये तथ्य स्पष्ट करता है। यूक्रेन रूस की तरह 1000 साल पुरानी पूर्वी ईसाई धरोहरों को निशाना नहीं बनाता, बल्कि मॉस्को की युद्ध फंडिंग के आर्थिक स्रोतों को टारगेट करता है। हम समान नहीं हैं। हम युद्ध का अंत और न्यायपूर्ण स्थायी शांति चाहते हैं। यही इस मामले की सही द्वैतता है। पुतिन ने युद्ध शुरू कर 3 दिन में कीव कब्जाने की उम्मीद की थी, लेकिन 4 साल बाद वो नियंत्रण खो रहे हैं और यूक्रेनी नागरिकों पर ज्यादा हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे पास यूक्रेन है। देश और सेना मजबूत हो रही है। वे अब भी अनुशासित हैं। वे रूसी रिफाइनरियों और रूसी सैन्य आपूर्ति लाइनों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इसका उस लक्ष्य पर बड़ा असर पड़ेगा जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। अगर पुतिन समझदार होते तो वे समझते कि यूक्रेनी नागरिकों पर हमला रूस को दोनों मोर्चों पर नुकसान पहुंचा रहा है। यह ऐसा है जैसे रूसी सेना को दोनों तरफ से दबाव में लिया जा रहा हो। सोचिए, जब रूस यूक्रेनी नागरिकों पर हमला करता है तो वे युद्ध और रूस के आक्रमण के खिलाफ और ज्यादा एकजुट हो जाते हैं। दूसरी ओर जब यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों और सैन्य आपूर्ति लाइनों पर हमला कर रहा है तो रूसी जनता युद्ध के खिलाफ हो रही है क्योंकि वे अब इसका नुकसान सीधे झेल रहे हैं। रूस के पेट्रोल पंपों पर ईंधन कम हो रहा है और आपूर्ति श्रृंखलाएं इतनी दबाव में हैं कि अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को पहले जैसी आपूर्ति नहीं मिल रही। इसी वजह से रूस दोनों मोर्चों पर परेशान है। रिपोर्ट देखें, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ईंधन की कमी की खबरें आ रही हैं। दोनों शहरों ने तय किया है कि एक ड्राइवर कितना पेट्रोल खरीद सकता है, जबकि यह देश की तेल समृद्ध राजधानी है। यह समझ से बाहर है और इसके ऊपर से ये यूरोप का सबसे बड़ा शहर है और अब नागरिक परेशान हो रहे हैं।
इस रिपोर्ट को देखिए। सिर्फ मई महीने में ही यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर 16 बार अलग अलग हमले किए। दरअसल इसी महीने में उन्होंने रूस की टॉप 10 रिफाइनरियों में से 8 को निशाना बनाया। अगर तेल डिपो व पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जोड़े तो यूक्रेन के कुल हमलों की संख्या एक महीने में करीब 30 हो जाती है। इसका मतलब है कि लगभग रोज हमला हुआ और अब रूस को इस अभियान का असर दिखने लगा है। हाल ही में रूस ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि पहले उन्होंने पेट्रोल पर प्रतिबंध लगाया था, अब उन्होंने जेट फ्यूल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और इसका मकसद घरेलू बाजार के लिए आपूर्ति को सुरक्षित रखना है। उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालिए, क्योंकि ये हमें पूरे रूसी तेल बाजार की बड़ी तस्वीर में क्या हो रहा है ये साफ बताते हैं। रूसी तेल उत्पादन 16 साल के निचले स्तर पर है। यह चार्ट हर साल का वार्षिक उत्पादन दिखाता है, जिसमें हर लाइन एक वर्ष दर्शाती है। आप जानते हैं उत्पादन मांग के साथ एक सामान्य दायरे में बढ़ता और घटता है, लेकिन अब नीचे हरी लाइन को देखिए, वह इस साल की है 2026। ये पिछले 16 सालों में रूस द्वारा सबसे कम रिफाइन किया गया है और हर महीने इसकी दर और तेजी से घट रही है। यूक्रेनी अभियानों से रूसी तेल कारखाने या रिफाइनरियां बंद हो रही हैं। तो अब आइए अपना ध्यान फिर से किस्सों पर लगाते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि रूसी अभिजात वर्ग इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। क्योंकि आखिरकार जब उत्पादन गिरता है तो क्या होता है, लोग परेशान होते हैं। यह मॉस्को निवासियों का संकलन है जो अपनी समस्याओं के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रिय ग्राहकों, यह क्या है? सिर्फ अग्रिम भुगतान से? अच्छा, लगता है यह सच था, बकवास नहीं। मैं अंदर जाकर पूछूंगा, क्योंकि मुझे 65 लीटर की टंकी भरनी है और रेंज 68 किलोमीटर बची है। क्या यहाँ पूरी टंकी भर सकते हैं? क्या यहीं भुगतान कर सकते हैं? अंदर चलें। मुझे पूछना है, क्या पेट्रोल सीमित है? हाँ, यहाँ अधिकतम 20 लीटर मिल सकता है। तो अगर मुझे 65 लीटर चाहिए तो मैं नहीं ले सकता, है ना? हाँ, अब तातनेफ्ट पर हर गाड़ी को सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। डीजल के लिए 40 लीटर पेट्रोल, कार के लिए 20 लीटर और ट्रक के लिए 200 लीटर की सीमा है। खबरों के मुताबिक ये 12 जून से हो रहा है और ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। लुकोइल और बाशनेफ्ट हमारे पसंदीदा लोकल पेट्रोल पंप ठीक हैं? उन्होंने सीमा लागू नहीं की। जब आपको किसी चीज में सीमित कर दिया जाता है तो यह बहुत ही अप्रिय होता है, खासकर जब बात पेट्रोल की हो। आप ऐसे देश में रहते हैं जहां पेट्रोल के संसाधन हैं और फिर भी आपको पेट्रोल में सीमित कर दिया जाता है। यह बहुत खराब स्थिति है, किसी बुरे सपने जैसी। बस देखिए मॉस्को में क्या हो रहा है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हम यहां लगभग 40 मिनट से खड़े हैं। बहुत बुरा है। मैंने सोचा था कि यह परेशानी हमारे यहां तक नहीं पहुंचेगी। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को हाईवे पर दाहिनी लेन पेट्रोल पंप की कतार में है। और ये क्रेमलिन के लिए एक और भी बड़ी घरेलू समस्या पैदा कर रहा है। अब आम रूसी लोग ये समझने लगे हैं कि जो खबरें उन्हें सरकारी मीडिया से मिल रही हैं वो असल में खबरें नहीं हैं। उन्हें सच में सच्चाई नहीं मिल रही है। क्योंकि सोचिए, मॉस्को में अभी अभी सबसे बड़ा हमला हुआ है और मीडिया इसका जिक्र तक नहीं कर रही है। देखिए, ये रूसी अखबार है, ये क्या कह रहे हैं। रूसी तेल रिफाइनरियों में अनियोजित मरम्मत की खबरें तेल उद्योग में शेयर की कीमतों पर दबाव डाल रही हैं। वो शब्द अनियोजित मरम्मत असल में रूसी तेल ठिकानों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों का कोड है, जिसे सीधे तौर पर कहे बिना कहा जा रहा है। कल मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ था। मॉस्कोस की कॉम्सोमोलिट्स ने आज उस खास हमले का जिक्र नहीं किया है, लेकिन यह जरूर रिपोर्ट करता है कि 15 से 16 जून की रात मॉस्को क्षेत्र के लिए मुश्किल भरी रही, जिस पर यूक्रेनी ड्रोन ने गंभीर हमला किया, जिससे फ्लैट्स की खिड़कियां टूट गईं और छतों में आग लग गई। 6 लोग घायल हुए। साथ ही ये दावा भी, मॉस्को क्षेत्र पर हमलों में यूक्रेनी सेना ने पहली बार उन्नत ड्रोन का इस्तेमाल किया और खराब मौसम के बावजूद कुछ ड्रोन बारिश में भी उड़ते रहे। यहाँ अर्थव्यवस्था की अधिक जानकारी। वास्तव में संघीय बजट में समस्याएं हैं। मध्यपूर्व में संकट के कारण मई में तेल और गैस से होने वाली आय में जो उछाल आया है वो केवल अस्थायी है और बहुत कम समर्थन देता है। इसका प्रभाव मजबूत रूबल, तेल पर छूट और लॉजिस्टिक्स की कमजोरियों के कारण
जल्दी ही खत्म हो जाता है। 2026 के पहले 5 महीनों में भी तेल क्षेत्र की आय में 30% की गिरावट आई। मैं इस वीडियो को सकारात्मक रूप से समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर हम भू राजनीति और युद्ध कवर करते हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ अच्छी खबर है। जिस गिरजाघर पर रूस ने सिर्फ 2 दिन पहले हमला किया था, सोचिए क्या हुआ। वहां की घंटियां फिर से बजने लगी हैं। मरम्मत का काम पहले ही शुरू हो चुका है और पादरी पहले की तरह अपने काम पर लौट रहे हैं। देखिए, हमारे पास असली फुटेज है। हाँ, लावरा में घंटियां बज रही हैं, मतलब सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ जीवित है, जैसे कीव शहर। मुझे यकीन है कोई रूसी इस बड़े शहर को नहीं मिटा सकता। सुबह होते ही शहर अपने घावों को भरना शुरू कर देता है। अभी मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने आर्ट आर्सेनल बिल्डिंग में लगी आग बुझा दी है और उन्होंने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अब हमारी आखिरी कहानी रूस की ओरेशनिक मिसाइल के बारे में है। एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में पुतिन ने बहुत बातें की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके नतीजे जंग के मैदान में देखने को नहीं मिले हैं। खैर, बताइए क्या हुआ? नई खुफिया जानकारी से पता चला है कि इस मिसाइल को कई समस्याएं हैं। यह कहानी सिर्फ सदस्यों के लिए है। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या basicsinsider.com पर जाएं और सदस्य बने। आप चैनल का समर्थन करेंगे, जिससे हमारी कवरेज संभव हो पाएगी और इसके अलावा आपको उन विशेष वीडियो तक पहुंच मिलेगी जो हम सिर्फ सदस्यों के लिए बना रहे हैं। और इसके अलावा आपको उन वीडियो के विस्तारित संस्करण भी मिलेंगे जिन्हें हम सभी के लिए प्रकाशित करते हैं। तो आप आज ही नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर सदस्य बन सकते हैं।